अगस्त 1947 इतिहास के सबसे बड़े और शायद सबसे दर्दनाक फैसलों में से एक लिया गया, भारत का विभाजन। ये सिर्फ दो देशों के बनने की कहानी नहीं है, ये कहानी है करोड़ों लोगों के उजड़ने की और एक पूरे उपमहाद्वीप के हमेशा के लिए बदल जाने की। तो चलिए आज समझते हैं इस लकीर के पीछे की कहानी, इसकी भारी कीमत और कैसे इसी उथल-पुथल से एक राष्ट्र का जन्म भी हुआ। सोचिए, जिस आदमी को ये जिम्मेदारी दी गई उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भारत देखा तक नहीं था। उसे पंजाब और बंगाल के भूगोल या संस्कृति की कोई जानकारी नहीं थी। और कमाल की बात तो ये है कि ब्रिटिश सरकार के लिए यही उसकी सबसे बड़ी काबिलियत थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? कैसे एक लकीर ने 2 करोड़ लोगों की जिंदगी बदल दी और 2 नए देश बना दिए? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि ये लकीर खींची कैसे गई, लोगों ने इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई और इस तबाही के बीच से एक चमत्कार ने कैसे जन्म लिया। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये पूरी प्रक्रिया इतनी जल्दबाजी में की गई जिसकी कोई हद नहीं। अंग्रेज भारत से निकलने की जल्दी में थे और इसी हड़बड़ी ने इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक की नींव रख दी। इनका नाम था सर सिरिल रैडक्लिफ। और अजीब बात देखिए, भारत के बारे में उनका कुछ भी ना जानना ही उनकी सबसे बड़ी योग्यता मानी गई। इसका पीछे तर्क ये था कि अगर उन्हें भारत के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो वो पूरी तरह से निष्पक्ष रहेंगे, ना कांग्रेस का पक्ष लेंगे ना ही मुस्लिम लीग का। और अब जरा समय सीमा पर नजर डालिए, ये तो लगभग नामुमकिन काम था। रैडक्लिफ को करोड़ों लोगों और सदियों के इतिहास वाले इतने बड़े देश को बांटने के लिए मिले सिर्फ और सिर्फ 5 हफ्ते। इतना कम समय कि वो उन इलाकों का दौरा तक नहीं कर पाए जिनकी किस्मत का वो फैसला करने वाले थे। और मुश्किलें क्या थी, ये भी सुनिए। नक्शे पुराने थे, जनगणना के आंकड़े भरोसेमंद नहीं थे और बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं हो रहा था, सब कुछ बांटा जा रहा था, फाइलों से लेकर टाइपराइटर तक। एक किस्सा तो यहाँ तक है कि बंगाल सरकार की 60 बत्तकों पर भी विवाद हो गया कि वो पश्चिम बंगाल को मिलेंगी या पूर्व बंगाल को। और फिर माउंटबेटन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। ये तय हुआ कि बंटवारे की अंतिम लाइन को आज़ादी के 2 दिन बाद तक गुप्त रखा जाएगा। वजह, ताकि 15 अगस्त का जश्न खराब ना हो। इसका नतीजा ये हुआ कि आज़ादी के दिन लाखों लोगों को ये पता ही नहीं था कि वो सुबह किस देश में उठे हैं, भारत में या पाकिस्तान में। तो कागज पर तो लकीर खींच दी गई, लेकिन जमीन पर इसका क्या असर हुआ? इस एक लकीर ने लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े और सबसे खूनी पलायन को जन्म दिया। सिर्फ पंजाब की बात करें तो रैडक्लिफ की एक लकीर ने एक ही झटके में 50 लाख हिंदुओं और सिखों को नए बने पाकिस्तान की सरहद के अंदर कर दिया। और ये कहानी सिर्फ एक तरफ की नहीं थी, ठीक यही हुआ दूसरी तरफ भी, जहां 50 लाख मुसलमान अचानक खुद को भारत की सरहद के अंदर पा रहे थे। रातों रात करीब 1 करोड़ लोग अपने ही घरों में बेगाने हो गए, शरणार्थी बन गए। उन्हें एक ऐसे देश की तरफ जाना था जिसे उन्होंने कभी देखा तक नहीं था। पंजाब की सड़कों पर मीलों लंबी कतारें थीं। लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजाने भविष्य की ओर चल पड़े थे। उस वक्त की भयावहता का अंदाजा इस तस्वीर से लगाइए। इन ट्रेनों को घोस्ट ट्रेन यानी भूतों की ट्रेन कहा जाने लगा था, और वजह दिल दहला देने वाली थी। ट्रेनें सरहद के दोनों पार जाती थीं, लेकिन अक्सर उनमें जिंदा इंसान नहीं बल्कि लाशें भरी होती थीं। इस ट्रेन पर लिखा यह संदेश उस समय की क्रूरता की गवाही देता है। लेकिन एक तरफ जहां पंजाब नफरत की आग में जल रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक और शहर था जो तबाही की कगार पर खड़ा था, कलकत्ता। और वहां जो हुआ वो वाकई एक चमत्कार था। पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए 55,000 सैनिकों की एक फोर्स भेजी गई जो पूरी तरह नाकाम रही। लेकिन बंगाल के लिए माउंटबेटन ने सिर्फ एक आदमी पर भरोसा किया, महात्मा गांधी। उन्होंने गांधी जी से कहा, जो काम पूरी सेना नहीं कर सकती वो शायद आप कर सकते हैं। तो गांधी जी ने क्या किया? उनका तरीका एकदम अलग था। वो सीधा कलकत्ता के सबसे ज्यादा दंगा प्रभावित इलाके में गए और उसी नेता हुसैन सुहरावर्दी के साथ रहने लगे, जिसे हिंदू हिंसा का जिम्मेदार मानते थे। ये एक बहुत बड़ा संदेश था। और जब हिंसा फिर भड़की तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसका असर इतना गहरा हुआ कि दंगाई खुद अपने हथियार लेकर उनके पास आए और माफी मांगी। और नतीजा, सिर्फ 73 घंटों में कलकत्ता की हिंसा थम गई।
पूरी तरह से। इसे ही कलकत्ता का चमत्कार कहा जाता है। एक निहत्थे इंसान ने वो कर दिखाया था जो एक पूरी सेना नहीं कर सकी थी। तो ये तो थी विभाजन की कहानी, लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच 1947 में एक और बहुत बड़ी कहानी चल रही थी, जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। ये कहानी थी सैकड़ों रियासतों को एक देश में पिरोने की असंभव चुनौती की। 565 ये वो संख्या है जितनी रियासतें उस वक्त भारत में थीं, और अंग्रेजों के जाने के बाद ये सब तकनीकी रूप से आज़ाद थीं और अपना भविष्य खुद तय कर सकती थीं। जरा सोच कर देखिए, अगर ये सारी रियासतें अलग अलग देश बन जाती तो भारत का नक्शा कैसा दिखता? एक स्विस चीज जैसा जिसमें हर तरफ छेद ही छेद होते। एक अखंड भारत का सपना ही खत्म हो जाता। अब इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाया एक जबरदस्त टीम ने। सरदार पटेल, जिनकी इच्छा शक्ति लोहे की तरह मजबूत थी, वीपी मेनन, जो एक शानदार वार्ताकार थे, और लॉर्ड माउंटबेटन, जिनके शाही कनेक्शन राजाओं को मनाने में बहुत काम आए। और ये विलय कोई आसानी से नहीं हुए। किस्से तो एक से बढ़कर एक हैं। जोधपुर के महाराजा ने तो वीपी मेनन पर पिस्तौल तक तान दी थी। वहीं जूनागढ़ के नवाब को अपने 2000 कुत्तों से इतना लगाव था कि जैसे ही भारतीय सेना पहुंची वो अपने कुत्तों के साथ कराची भाग गया। तो पटेल और मेनन ने लगभग सभी रियासतों को भारत में मिला लिया। लेकिन एक पहेली ऐसी थी, एक मामला ऐसा था जो 1947 की सबसे मुश्किल और स्थायी विरासत बन गया। अब कश्मीर का मामला जूनागढ़ से ठीक उल्टा था। जूनागढ़ में राजा मुस्लिम, प्रजा हिंदू, और कश्मीर में राजा हिंदू और ज्यादातर प्रजा मुस्लिम। जब महाराजा हरी सिंह ने भारत के साथ जाने का फैसला किया तो पाकिस्तान ने कबायली हमलावरों को भेज दिया, और यहीं से कश्मीर विवाद की शुरुआत हुई, जो आज तक अनसुलझा है। तो 1947, एक ही साल में त्रासदी भी और चमत्कार भी। जहां विभाजन एक भयानक त्रासदी थी, वहीं 565 रियासतों का एकीकरण एक चमत्कार। लेकिन आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या नक्शे पर खींची एक लकीर लोगों के दिलों और इतिहास की जटिलताओं को वाकई कभी सुलझा सकती है?